सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। अभी हम संविधान के पार्ट बी में चल रहे हैं और पार्ट बी में जो हमारा टॉपिक है उसका संबंध कहीं ना कहीं न्यायपालिका से है। हमने पिछले क्लास में न्यायपालिका के विषय में लगभग एक बड़ी कक्षा के माध्यम से टेक्निकल तौर पर संपूर्ण टॉपिक को देख लिया था, लेकिन मैंने कहा था कि इसमें एक और दिन यदि दे दिया जाए तो ऐसे खंड जो सामान्यतः किसी पाठ्यपुस्तक में दिखाई नहीं पड़ते लेकिन परीक्षाओं में वहां से प्रश्न आने की संभावना होती है, इस तरह के एक खंड को हम देखने का कार्य करेंगे। तो आज हम न्यायपालिका के दूसरे कक्षा में हैं। टॉपिक है संघ की न्यायपालिका। उसको हम शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने तैयारी की होगी, इसको याद जरूर किया होगा। आज एक एक पॉइंट यहां समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जैसे हमने कल के क्लास में देखा कि आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक न्यायपालिका का उल्लेख है। इसमें हमने भाग 5 और 6 का अध्ययन किया। भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट है और भाग 6 में राज्यों के हाई कोर्ट हैं। आप सभी ने कल देखा कि भारत में एकल न्याय की व्यवस्था है, जबकि अमेरिका में क्या है, द्वैध व्यवस्था है। इसको याद रखना है। 28 जनवरी 1950 को प्रिवी काउंसिल ब्रिटेन के स्थान पर सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था भारत में आजादी के बाद, और इस कड़ी में ध्यान रखना है कि यह 1935 के भारत सरकार एक्ट से क्या है, प्रभावी है। तो ये सब बातें आपके लिए महत्वपूर्ण थी। हमने पिछले क्लास में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच के डिफरेंस को देखा। हमने देखा कि दोनों कोर्ट्स में जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से होती है, लेकिन जो राज्य के हाई कोर्ट होते हैं वहां शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। संसद के पास यह पावर है कि कदाचार और अक्षमता के आधार पर जो न्यायाधीश होते हैं उनको पद से हटा भी सकता है। न्यायपालिका पर जो एक आरोप है वह कोलेजियम प्रणाली का है। हमने इस कड़ी में बहुत सारे पॉइंट को एक साथ देखने की कोशिश की, और साथ ही हमने यह भी देखा कि आर्टिकल 39 का क्या है। समान और निःशुल्क न्याय की हमने बात की। हमने इस कड़ी में देखा कि कोर्ट में लगभग 3.5 करोड़ से अधिक मामले पेंडेंसी में हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है। ई कोर्ट्स की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही हमने यह भी देखा कि कई ऐसे जगह हैं, कई ऐसे राज्य हैं जिनकी राजधानी में हाईकोर्ट नहीं है बल्कि अलग जगह पर है। जैसे उत्तर प्रदेश का कहां पर है, इलाहाबाद में है, जबकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। तो इन सभी पॉइंट से हम होते हुए आगे बढ़े। लोक अदालत, पारिवारिक अदालत इत्यादि को देखते हुए हमने 3 न्यायाधीश के बारे में पढ़ा, रामास्वामी, सौमित्र सेन और दीनाकरन, जिन पर महाभियोग की बात हुई और उन्होंने इसके पहले ही रिजाइन कर दिया था। तो इन्हीं बिंदुओं से होते हुए हम कॉमर्शियल कोर्ट तक कल गए थे। आज उसको आगे बढ़ाते हैं। इस क्लास को ध्यान से समझने की आवश्यकता है। आपके समक्ष पीपीटी का पेज है, इस पेज को गौर से देखना चाहिए। इसमें आप देखेंगे कि एक त्रिभुज आरेख के माध्यम से क्या किया गया है। एक त्रिभुज आरेख के माध्यम से न्यायपालिका के सिस्टम को दर्शाया गया है। आपको यहां दिख रहा होगा कि सबसे टॉप पर सर्वोच्च न्यायालय है, जिसकी संख्या कितनी है, 1 है। उच्च न्यायालय अभी 25 हो चुके हैं। यह डाटा थोड़ा पुराना है, इसको 25 याद रखना है। उसके नीचे आता है जिला और अधीनस्थ न्यायालय, जो हर जिले में एक होता है। उसके नीचे आता है मुंसिफ न्यायालय, जो हर जिले में एक होता है। उसके नीचे आता है न्याय पंचायत। याद रखिएगा, इस कड़ी में अनुमंडल लेवल पर भी कोर्ट हो सकता है। तो यह न्यायालय का पिरामिड चरण है, जिसमें आप टॉप से लेकर बॉटम तक के न्यायालय को देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान के विपरीत एकीकृत न्याय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अमेरिका में द्वैध न्यायपालिका का प्रावधान है। द्वैध स्तर पर कोर्ट की अलग अलग शक्तियां हैं। भारत में एकीकृत है, सुप्रीम कोर्ट सर्वे सर्वा है। इसको ध्यान रखना है। न्यायालय की एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ग्रहण की गई है। इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इस लाइन को कभी नहीं भूलना चाहिए। 1935 वाला लाइन अति महत्वपूर्ण है। और याद रखिएगा कि यह बढ़ के कितना हो गया है, 25 हो गया है। इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है।
नेक्स्ट पॉइंट, भारत अमेरिका की तरह संघीय देश है, परंतु न्यायिक व्यवस्था में भिन्नता है। अमेरिका में न्यायालय की द्वैध व्यवस्था है, जिसमें केंद्र हेतु संघीय कानून है और संघ न्याय क्षेत्रों में लागू होता है वो कानून जो केंद्र वाला है, और राज्य के लिए क्या है, अलग कानून है। जबकि भारत में क्या है, भारत में संघ और राज्य दोनों के लिए बराबर कानून है, एक ही कानून है। हाँ सुनील जी कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, भारत में संघ और राज्य के लिए समान कानून है, इसको ध्यान रखना है। और अंतिम रूप से यदि राज्य में राज्य के साथ या केंद्र का राज्य के साथ कोई विवाद हो तो अंतिम रूप से सुनवाई का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। इन सभी तथ्यों को हम कल देख भी चुके थे एक बार। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। टॉपिक है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। कल के अध्ययन के आधार पर यदि आप मूल्यांकन करेंगे तो देखेंगे यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अन्य न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है, यानी हाई कोर्ट के जजों को अन्य कोर्ट्स में भेज सकता है, पावर है इसके पास। इनके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। कल हमने एक टॉपिक पढ़ा कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसको अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कहा जाता है। जो फैसला देता है वो फैसला पूरे देश पर लागू होता है और उस फैसले को बेसिस मानकर, उस फैसले को आधार मानकर हम एक नया फैसला देने की शक्ति रखते हैं एज ए कोर्ट। यदि किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करना हो तो वो भी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। आगे चलिए, निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है। यह हाई कोर्ट की बात हो रही है। मौलिक अधिकारों पर रिट के बारे में सबको जानकारी होगी कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास, जबकि आर्टिकल 226 में क्या है, हाई कोर्ट के पास मूल अधिकारों पर रिट की शक्ति है। इसको नहीं भूलना है, यह सब बेसिक बातें हैं। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। जिला न्यायालय को देख लीजिए, जिला लेवल का मुकदमा इसमें दायर होगा। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय है, उसके बाद फौजदारी मतलब आपराधिक मुकदमा, दीवानी यानी सिविल मुकदमा पर विचार करेगा। यह अनुमंडल स्तर में भी हो सकता है। इन सब पॉइंट को देख लेना है। और आज जो आपको समझना है विशेष रूप से, इसको ध्यान से देखिए। भारत और अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में जो फर्क है, फासला है, उस फासले को हर एक अभ्यर्थी को ध्यान में रखना चाहिए। वह फासला आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। अब एक एक करके देखिए, इसको लिख भी लेना है, इस फासले को, डिफरेंस को नोट कर लेना है। भारतीय उच्चतम न्यायालय, इसमें लिखा है इसका क्षेत्र व्यापक है क्योंकि इसमें किसी मामले से संबंधित किसी न्यायालय के फैसले, खास करके सैन्य न्यायालय के खिलाफ अपील की जा सकती है। इसको छोड़कर के खिलाफ अपील की जा सकती है, मतलब केवल सैन्य न्यायालय का जो मसला होगा उस मसले को छोड़कर भारत के सुप्रीम कोर्ट में सभी प्रकार के अपील किए जा सकते हैं। अमेरिका में क्या है, इसके पास इस तरह की शक्तियां नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राज्यों का अलग कानून है, केंद्र का अलग कानून है। हमने आपको बताया भी था, परिसंघात्मक और संघात्मक में वही अंतर समझ लीजिए। अगले पॉइंट में, इसका वास्तविक न्याय क्षेत्र संघीय मामलों तक सीमित है। इसमें क्या है, अमेरिका में इसका वास्तविक न्याय क्षेत्र में न रहकर केवल संघीय मामले हैं, बल्कि नौसेना, समुद्री व राजदूतों के मामले भी शामिल हैं। तो ये अंतर हो गया। यहां सेना का मामला भी शामिल है अमेरिका की कोर्ट में, लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट में जो मार्शल लॉ लगता है उसकी सुनवाई नहीं होती है, उसकी सुनवाई सैन्य न्यायालय में होती है। ये दो अंतर हो गए। यह सलाहकार न्याय क्षेत्र है, इसके पास कोई सलाहकार न्याय क्षेत्र नहीं है। इस सबको ध्यान रखना है। इसमें अपीलीय न्याय क्षेत्र में संवैधानिक, जन अधिकार और आपराधिक मामले सभी शामिल हैं। इसमें क्या है, इसमें केवल संवैधानिक मामले शामिल हैं। ठीक है, यह संविधान का रक्षक है, यह नागरिक अधिकारों का रक्षक है। इसके क्षेत्र को संसद बढ़ा सकती है। इसके न्याय क्षेत्र और शक्तियां संविधान द्वारा उल्लिखित और सीमित हैं पहले से, इसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता है। यह सब कोर अंतर हैं इसके। लास्ट पॉइंट की तरफ है, अब एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, इसमें दोहरी है। इसके पास जुडिशियल जो रिव्यू है उसके सीमित अवसर हैं।
इसके पास जुडिशियल रिव्यू के व्यापक स्तर हैं। इस पॉइंट को आज आप कक्षा के बाद कॉपी में जरूर लिख लेंगे, यह आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। न्यायालय की पीठ को समझते हैं, बेंच को समझते हैं। अक्सर आप सुनते हैं कि सिंगल बेंच में सुनवाई हुई, डबल बेंच में सुनवाई हुई, या 4 जजों का बेंच था। वो क्या होता है? तो एकल पीठ में एक न्यायाधीश होता है। ऐसे न्यायाधीश को चैवर जज भी कहा जाता है। तो जो खंडपीठ होता है 2 वाला, इसमें 2 जज बैठते हैं। पूर्ण पीठ में 3 जज बैठते हैं। एक होता है संविधान पीठ, इसमें 5 या उससे ज्यादा जज बैठते हैं। और संविधान पीठ अपने आप में क्या है? अंतिम फैसला है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में किसी ने केस किया और केस के परिणाम से वह संतुष्ट नहीं हुआ, आगे चलते हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट में किसी मामले पर केस हुआ, जैसे एक केस मैं आप सभी को बताता हूं, बहुत रोचक है। बिहार सरकार के विरुद्ध जो बिहार के नियोजित शिक्षक संघ के नेता थे, उन सभी ने समस्त शिक्षक परिवार की ओर से केस किया था। 2017 के आसपास का मामला है, देखिएगा। हाईकोर्ट में केस जीत गए और केस में उनको समान काम के बदले समान वेतन मिला। बिहार सरकार के पास ना तो बजट था और ना ही देने की मंशा थी। तो बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया? अपने ही शिक्षकों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया केस, और सरकार जीत गई। सरकार जीत गई तो उस समय लोग बड़े मायूस हुए। जो राज्य के कर्मचारी थे उनको लगा कि अब कोई आशा नहीं बचा। तो उस समय में संविधान पीठ की काफी बात हुई थी बिहार में। वैसे अलग बात है कि कोई गया नहीं, उसमें बहुत लंबा समय लग जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यदि बदलना हो तो संविधान पीठ में ही जाया जा सकता है, जहां कम से कम 5 या उससे अधिक जजों का एक जूरी होता है, और वो जो फैसला दे देगा उस फैसले को कहीं नहीं बदला जा सकता, संभव नहीं है, अंतिम फैसला होता है। इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट है, इसमें एक लाइन और भी है। देखिए, जैसे राष्ट्रपति कोई परामर्श मांगेंगे तो वहां फिर संविधान पीठ बन जाता है परामर्श देने के लिए, बाध्यकारी है उस जगह पर। इसको थोड़ा ध्यान रख लेंगे, कम से कम अनुच्छेद 143 को जरूर ध्यान रखेंगे। एक शब्द है अस्थाई पीठ और एक शब्द है भ्रमणकारी पीठ। इसको समझिए। अस्थाई पीठ का मतलब होता है कि जहां कोर्ट स्टेबल है, जैसे हाई कोर्ट अस्थाई पीठ है। लेकिन भ्रमण पीठ का मतलब होता है कुछ वाद ऐसे होते हैं, जैसे सीमा का कोई विवाद है कहीं पर राज्यों के बीच, या कहीं पर नदियों का विवाद है। तो नदी तो उठकर कोर्ट में नहीं आएगी, तो कोर्ट उठकर नदी के पास जाती है। वहां टेम्पोररी कोर्ट बनाया जाता है और वहां बैठकर फैसला किया जाता है इसका। इसको भ्रमण पीठ कहते हैं। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। कल आपने देखा था कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिसके राज्य मुख्यालय में उसका हाई कोर्ट नहीं है। आज हम देखेंगे कि भारत में किस राज्य का हाई कोर्ट कहां पर है और कौन कौन सा खंड उसमें शामिल है। इसमें जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको मैं टिक कर देता हूं, वीडियो से देखकर बाद में कॉपी में जरूर नोट कर लेंगे। पहला है कलकत्ता। 1862 में कलकत्ता हाईकोर्ट स्थापित हुआ था, ठीक है। और याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार दोनों का यही हाई कोर्ट है। तो जब भी एक से ज्यादा का होगा उसको याद रख लेना है। अभी मैंने एक परीक्षा दिया था 3 दिन पहले, उसमें बंबई के बारे में सेम क्वेश्चन पूछा था, इसको याद रखिएगा। और इसका एक भ्रमणकारी पीठ भी है पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कोलकाता का, बंबई को याद रखना है। 1862 किस किस का हाई कोर्ट है? तो महाराष्ट्र राज्य का तो है ही, गोवा का है, दादरा और नगर हवेली का है, दमन और दीव का है, ठीक है। और इसका जो भ्रमणकारी पीठ है मुंबई का, नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में है। इसको जरूर ध्यान रखेंगे।
तो कलकत्ता में भी क्या है, एक से अधिक जगहों का प्रभार है उसके पास, और बंबई हाई कोर्ट के पास भी एक से अधिक जगहों का प्रभार है। इस दोनों को याद रखना चाहिए। मद्रास में आइए, 1862 तीनों एक साथ बने। इसमें भी दो राज्य, एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की डिपेंडेंसी है, तमिलनाडु और पांडिचेरी। अब भ्रमण पीठ क्या है, चेन्नई में है। इलाहाबाद को भी याद रखिए, 1866 उत्तर प्रदेश। महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। बता दिए थे कि हाई कोर्ट में जजों की संख्या के बारे में कोई भी चर्चा संविधान में नहीं है, लेकिन अभी जो जजों की सबसे अधिक संख्या है वह इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, तो इसलिए यह भी महत्वपूर्ण है। देश को एक बार देख लीजिएगा। पटना को जरूर याद रखेंगे। 1916 बिहार कल लिखवाए भी थे कि 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से उल्लेखनीय है। उसके बाद यदि किसी और को देखना हो तो मध्य प्रदेश को देख लीजिए और पंजाब हरियाणा को देख लीजिए। पंजाब हरियाणा में क्या सब आ जाएगा, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़, और इसका जो न्यायालय का स्थान है वो चंडीगढ़ में है। इसको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। गुवाहाटी को हर हाल में याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल, 4 जगह का हाई कोर्ट केवल गुवाहाटी में है। इसको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है। कोहिमा और आइजोल और ईटानगर में इसकी पीठ है। ओडिशा कटक याद ही होगा। राजस्थान को इसलिए याद रखना है कि इसका जो कोर्ट है वो इसकी राजधानी में नहीं है, जोधपुर में है मेनली। ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश को भी याद रखिए फिलहाल, जब तक ये पूर्णतः अलग अलग नहीं हुए हैं। आंध्रा और तेलंगाना का एक साथ है, हैदराबाद। केरल और लक्षद्वीप का एक साथ है, एर्नाकुलम कोच्चि को भी ध्यान रखिएगा इस कड़ी में। उसके बाद दिल्ली एकमात्र ऐसा यूटी है, एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली जिसके पास अपना हाई कोर्ट है। किसी केंद्र शासित प्रदेश के पास अपना हाई कोर्ट नहीं है, तो इस कड़ी में दिल्ली को भी याद रखना पड़ेगा, अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश को एक बार नजर फेरने की जरूरत है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। एक बार देख लीजिएगा, देश जो भी है वो सामान्य है। वैसे कल हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तुलना कर ली है, एक दृष्टि में उसको देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट भाग 5 में है, 124 से 47 में। हाई कोर्ट भाग 6 में है, 214 से लेकर 231 के बीच। यह सबसे पहला अंतर है। ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय दिल्ली में है, लेकिन वह भ्रमण कोर्ट भी बना सकता है, कहीं और भी बैठ सकता है। राज्य कोर्ट का जो मुख्यालय होता है वो अक्सर राज्य की राजधानी में होता है, लेकिन 10-12 ऐसे भी राज्य हैं जहां राजधानी में नहीं है, और कई जगह तो ऐसा है कि एक से अधिक राज्य अथवा यूटी का मिलाकर एक कोर्ट है। जिस लिस्ट को हमने अभी देख लिया है उसको देख लीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन शपथ की बात आएगी तो सुप्रीम कोर्ट को शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति, हाई कोर्ट के जज को दिलाएंगे राज्यपाल। इसको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट को एक अभिलेख न्यायालय घोषित करता है, जबकि अनुच्छेद 215 हाई कोर्ट को एक अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। तो दोनों क्या हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट में जज के रिटायरमेंट की एज 65 है, हाई कोर्ट में 62 है। आगे चलेंगे। योग्यता कल आप देख ही चुके हैं, दोबारा एक बार वहां देख लीजिए। वेतन कल लिखवा दिए थे, 280 और 2.5 लाख। इसको भी याद रखना है। अब ध्यान दीजिएगा, हाई कोर्ट जो फैसला देता है उस फैसले को मानने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है। सही लगेगा तो हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट मान लेगा, गलत लगेगा तो फैसला बदलने की भी क्षमता है। लेकिन उच्च न्यायालय क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को मानने के लिए आर्टिकल 141 के तहत बाध्य है। जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा न्यायालय है तो बड़े की बात माननी ही पड़ेगी। आगे चलेंगे।
इसके पास आर्टिकल 32 का पावर है, इसके पास 226 का पावर है, चर्चा हो चुकी है। परामर्शन इत्यादि को देख लीजिएगा। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 127 में होती है, एडहॉक कहते हैं, टेम्पररी, ठीक है, इसमें प्रावधान नहीं है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 224 के तहत उच्च न्यायालय में 2 वर्ष के लिए अपर न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। इस पॉइंट को भी कंसीडर कर लेंगे। एक बात याद रखिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड कोई जज होगा वो भारत के किसी भी न्यायालय में वकील नहीं बन सकता, दोबारा वकालत नहीं कर सकता। ये एकदम याद रखना है, आर्टिकल 124(7) कि जो जज साहब सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होंगे वो किसी भी कोर्ट में वकालत नहीं करेंगे दोबारा। ये गरिमा की बात है, इसलिए नहीं करेंगे। एक बार जज रह चुके हैं, अब वकील नहीं बनेंगे। और इस साइड देख लीजिए, उच्च न्यायालय से जो रिटायर्ड न्यायाधीश होगा वो सुप्रीम कोर्ट और ऐसे अन्य हाई कोर्ट जिसमें अस्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया हो उसको छोड़कर कहीं भी वकालत नहीं कर सकता। इसको भी ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। एक बार दोबारा से पढ़ लेंगे इसको। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय तथा ऐसे अन्य उच्च न्यायालय जिसमें उसने अस्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया हो उसको छोड़कर कहीं वकालत नहीं कर सकता। मीन्स जहां जहां जज रहे हैं वहां वहां वकील नहीं बन सकते हैं, ध्यान रखना है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में वकील बन सकते हैं क्योंकि हाई कोर्ट के जज थे, सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं थे, तो सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकते हैं, ऊंचा कोर्ट है। लेकिन जहां थे उससे नीचे नहीं जा सकते हैं। इस बात की क्लियर चर्चा अनुच्छेद 220 में है और यहां पर 124(7) में है। इसको याद रखने की जरूरत है। अब देखते हैं बिहार के रिगार्डिंग पटना हाई कोर्ट को, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि न्यायपालिका सरकार का तीसरा अंग है। निश्चित तौर पर हर एक राज्य को अपना हाईकोर्ट प्राप्त है। 1912 में बिहार को एक अलग राज्य जब बनाया गया, उसके बाद 9 फरवरी 1916 को पटना में हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा कि 1936 ईस्वी से पहले पटना हाईकोर्ट का कार्यक्षेत्र सम्मिलित रूप से बिहार और उड़ीसा में था। लेकिन 1936 में उड़ीसा बिहार से जब अलग हो गया, उसके बाद पटना हाईकोर्ट केवल बिहार का रह गया। 1936 के पहले बिहार और उड़ीसा के हाईकोर्ट एक ही थे, इसको ध्यान में रखना है। स्थापना कब हुई? 1916 में हुई। आज के समय की बात करेंगे तो पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस समेत कुल 30 न्यायाधीश हैं, ठीक है, जिसमें वर्तमान चीफ जस्टिस का नाम ये नहीं है। कॉपी के शीर्ष पर लिख दीजिए, सबसे टॉप पर, जहां आपने न्यायपालिका का चैप्टर लिखा है उसमें लिख दीजिए। देखिए, वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस VM पांचोली हैं। VM पांचोली हैं, इसको जरूर लिख दीजिए। सभी लोग वीडियो मोड में रहिए ताकि थोड़ा दिखता रहे आप कैसा कार्य कर रहे हैं। अपनी पर्सनैलिटी ऐसी रखिए कि वो सामने में दिखे तो लगे कि हाँ, काम हो रहा है। पांचोली हैं, VM पांचोली। तो अपने राज्य के हाईकोर्ट का इतिहास भी आपने जान लिया। इस 16 में बिहार के हाईकोर्ट की स्थापना हुई, उड़ीसा कंबाइंड था, 36 में उड़ीसा से अलग हुई, नई बातों का ज्ञान भी हो गया। और अब क्या है, अब पटना हाईकोर्ट बिहार का एकमात्र हाईकोर्ट है पूरे बिहार के लिए। बिहार से झारखंड के अलग हो जाने के कारण पटना उच्च न्यायालय की कोई अस्थायी बेंच नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, जजों को देख लीजिए कि पटना हाईकोर्ट में सबसे पहले जज कौन थे। तो न्यायमूर्ति सर एडवर्ड माइनर्ड चैम्स चैमियर, इस नाम को जरूर याद रखिएगा। यह पटना हाईकोर्ट के सबसे पहले जज थे, 1916 से लेकर 17 में थे, इसको याद रखना है। उसके बाद मिलर आए, उसके बाद टेरेल आए, हैरिस आए, उसके बाद आए सर सैयद फजल अली 1943 से 46 के बीच। उसके बाद देखिए ध्यान से, मनमोहन अग्रवाल, उसके बाद देखेंगे मेयर डीथ, उसके बाद देखेंगे लक्ष्मीकांत झा, उसके बाद देखेंगे एजरा यूबेन, उसके बाद सैयद जाफर इमाम, सुधांशु कुमार दास, ठीक है,
रामास्वामी, लक्ष्मी नरसिंहम, सतीश चंद्र मिश्र, उसके बाद उज्जवल नारायण सिन्हा, नंदलाल उठवालिया, इस कड़ी को देख लेंगे, याद नहीं करना है। भगवती प्रसाद झा, दीपक कुमार सेन, सुशील कुमार झा। तो आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आपके आसपास जिस टाइटल के लोग रहते हैं, आपके समाज में उस जमाने में भी इतने उन्नत लोग थे कि अंग्रेजों के जाने के बाद आने वाले समय में उन्होंने चीफ जस्टिस का पदभार संभाला है। दुनिया कभी पीछे नहीं रही है, एक से एक होनहार लोग रहे। वरना शुरू में देखेंगे तो केवल आपको अंग्रेज जज मिलेंगे यहाँ भी। एक बार यदि दोबारा इसको देखा जाए तो गौर से देखिए, 16 में तो खैर हम ब्रिटिश राज में थे तो समझ में आता है, लेकिन बहुत दूर तक आप देखेंगे उसके बाद भी तो नाम उसी तरह के मिलेंगे आपको, लोकल व्यक्ति कम मिलेगा। लेकिन बीच बीच में बिहार के लोकल व्यक्ति भी जज बने, और जब रीजनल क्षेत्र के लोग जज बनते हैं तो मेरे ख्याल से, जहां तक मेरा मानना है, कि ज्यादा अच्छा न्याय कर पाते हैं। उस व्यक्ति को उस समग्र क्षेत्र के बारे में, लोकेलिटी का ज्ञान होता है। जैसे मैं बिहार से हूं, और यदि मैं बिहार में जज होता तो मैं निश्चित रूप से किसी और जज से अच्छा न्याय कर पाता, क्योंकि मैं बिहार के सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से जन्मजात अवगत हूं। इसको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट का नाम चेमियर का नाम ध्यान रखिएगा, और वर्तमान का नाम ध्यान रखना है। इसको ऐसे ही एक बार देख लेंगे। आगे चलते हैं। अब है जिला और अधीनस्थ न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। अभी आपने देखा कि जिला स्तर पर भी एक न्यायालय होता है जो हाई कोर्ट के अधीन काम करता है, और जिला कोर्ट में जजों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। इसको नहीं भूलिएगा, कल बता दिए थे। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें वही लिखा हुआ है। कोई महत्वपूर्ण बात हो तो चर्चा कर लेंगे उसकी भी। यहाँ कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात नहीं है, इस चित्र से समझ लीजिए, चित्रारेख से। उच्च न्यायालय राज्य के मुख्यालय में होता है, जैसे बिहार में पटना में हाई कोर्ट है। उसके नीचे कौन सा न्यायालय आएगा? तो जिला और सत्र न्यायाधीश का न्यायालय आएगा, जैसे मधुबनी कोर्ट आ सकता है आपका। ठीक है। अब देखिए, दो हिस्से हैं, दीवानी और फौजदारी। दीवानी को सिविल कहते हैं अंग्रेजी में, याद रखेंगे। जो फौजदारी है उसको क्रिमिनल कहते हैं, क्रिमिनल, आपराधिक। तो आपराधिक मामला उस साइड चला जाएगा, और जो दीवानी मामला है वो इस साइड चला आएगा। अब इसके नीचे क्या क्या होगा, इसका संबंध किस किस चीज से होगा? तो देखिए, सिविल पक्ष, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय, उसके बाद फर्स्ट श्रेणी के न्यायाधीश, उसके बाद क्या होगा, मुंसिफ या जूनियर जज, ये सब आ जाएगा। इसमें आ जाएगा आपराधिक वाले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का कोर्ट, उसके नीचे फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, उसके नीचे सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट, जो आज भी चलता है। और कुछ एक ऐसे राज्य हैं, जैसे बिहार एक राज्य है, उत्तर प्रदेश एक राज्य है, इन राज्यों में कोर्ट की भाषा को हिंदी के रूप में मान्यता दी गई है। 5-6 राज्यों को छोड़ देंगे तो देश के लगभग राज्यों में न्यायपालिका की भाषा अंग्रेजी स्वीकृत की गई है। इसको याद रखिएगा। बिहार में हिंदी चलता है। इस लिस्ट से आप समझ सकते हैं, बेसिक बातें हैं ये सब। एक टॉपिक है ग्राम न्यायालय, जो आपके लिए थोड़ा नया है और अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। इसको जानिए। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में आया था। यह क्वेश्चन पूछा भी गया है कि विलेज कोर्ट अधिनियम कब आया था, तो 2008 में आया था। इसमें क्या है, राज्य सरकारें उच्च न्यायालय के परामर्श के अनुसार इसकी स्थापना करती है। हाईकोर्ट जैसा कहेगा, स्टेट गवर्नमेंट वैसा करेगी। ग्राम न्यायालय के कार्यों के संचालन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर अप्रैल 2013 में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों और राज्य के सीएम के बीच एक सम्मेलन में चर्चा हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार एवं उच्च न्यायालय मिलकर ग्राम न्यायालय की स्थापना के बारे में निर्णय ले सकते हैं। ये क्यों किया गया होगा? तो कल हमने देखा कि 3.5 करोड़ के आसपास केसेस की पेंडेंसीज हैं। इतना केस लंबित है और छोटे छोटे मुद्दे हैं। मुद्दा क्या है, पड़ोसी ने मेरे घर के सामने से एक नाला निकाल दिया, उस पर केस है। अब सोचने वाली बात है, एक नाले का फैसला 10 साल में होगा तो फिर न्याय मिला? नहीं मिला। और वो विवाद चला गया है कोर्ट तक। विवाद क्या है कि मेरे बगल वाले व्यक्ति ने क्या किया है, सीमा पर एक बगुर का पेड़ रोप दिया है, और उससे क्या हो रहा है, जो कांटा है वो टूटकर मेरे सीमा में आ रहा है, मेरे बच्चों के पांव में चुभ रहा है। ये मामला कोर्ट पहुंचा हुआ है।
इस तरह के मामले कोर्ट पहुंचे हुए हैं। अब कोर्ट क्या करे, देखना तो है, इसलिए इसकी व्यवस्था की गई। अब आगे देखिए, केंद्र सरकार ने इन ग्राम न्यायालयों की स्थापना पर आने वाले गैर आवर्ती खर्चों को वहन करने की सीमा 18 लाख रुपए तक निश्चित की है, जिसमें 10 लाख रुपए न्यायालय के निर्माण पर, 5 लाख रुपए वाहन के लिए और 3 लाख रुपए कार्यालय से संबंधित अन्य उपकरणों पर और वस्तुओं पर खर्च होंगे। अधिनियम के अंतर्गत 5,000 ग्राम न्यायालयों की स्थापना की आशा की जाती है। इस संदर्भ में केंद्र सरकार 1400 करोड़ रुपए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को सहायता के रूप में उपलब्ध कराएगी। ये सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हर गांव में एक ऐसा न्यायालय हो जाए जो न्यायालय परमानेंट रूप से क्या करे, काम करे। और देखिएगा, इसके रिगार्डिंग युद्ध स्तर पर कार्य चल भी रहा है। आने वाले टाइम में इसमें वैकेंसी की संख्या अधिक देखने को मिलेगी और योग्यता भी कोई ज्यादा नहीं रखी जा रही है। केवल +2 पास युवक और युवतियों को मौका दिया जाना है इसमें, जो महत्वपूर्ण होगा। विगत वर्षों में सरकार ने न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए तथा कई वैकल्पिक समाधान प्रक्रियाओं के उपाय किए गए, जैसे लोक अदालत, समझौता और मध्यस्थता का समावेश इत्यादि। साथ ही अब तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे बड़ा उपाय होने वाला है। एआई इस दुनिया में एक तरह से मैं मानता हूं कि कई एक लोगों को बेरोजगार कर देगा। डॉक्टर्स को लगभग बेरोजगार कर देगा। 80% डॉक्टर्स आउट ऑफ ट्रैक हो जाएंगे। टीचर्स की जॉब चली जाएगी, ड्राइवर की नौकरी चली जाएगी, प्रशासनिक अधिकारियों की नौकरी चली जाएगी, कोई नहीं बचेगा। क्योंकि एआई क्या करेगा, एआई सबका काम संभाल लेगा अकेले, बिना थके हुए, बिना किसी भेदभाव के, पूर्ण न्यूट्रलिटी के साथ काम करेगा। आज का एटीएम मशीन क्या है, एआई का सबसे व्यवहारिक उदाहरण है। आप बैंक में पैसा निकालने जाएंगे और मान लीजिए आपके गांव का कैशियर पकड़ा गया, तो जब जब पैसा निकालेंगे निगाह रखेगा, इतना पैसा कहां से आता है, क्या करता है ये व्यक्ति। नहीं होता है ऐसा? ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ऐसा कि करीब का कोई व्यक्ति पकड़ा जाए अपने एरिया का, एक दिक्कत ये आती है। दूसरी दिक्कत ये आती है, यदि कोई ऐसा कैशियर पकड़ा जाए जो बहुत झुंझलाहट भरा स्वभाव का हो, उसको व्यक्तियों से चिढ़ हो, लंबी लाइनों को देखकर बीपी हाई हो जाता हो, तो वो फिर क्या करेगा, सबके साथ रफ बिहेवियर करेगा। तो कुल मिलाकर एक एम्प्लॉय के अंदर में कहीं ना कहीं बैसनेस आ जाता है। एटीएम मशीन में ऐसा नहीं होगा। कार्ड लेके जाइए, कार्ड लगा लीजिए, जिस टाइप का नोट चाहिए वो नोट ले लीजिए, कैशियर को बोल के देखिए कि मुझे 100 का नोट दीजिए, हो सकता है फटकार भी दे एक बार, इतना ही समय है मेरे पास, जो दे दिया वो लेके चले जाइए। लेकिन मशीन कभी मना नहीं करेगा, उसके पास कोई भावना नहीं है। उससे अधिक निष्पक्ष मनुष्य नहीं हो सकता। इंटेलिजेंस में मनुष्य एआई सब कभी नहीं जीतेगा, फिलहाल ही हार चुका है। आगे अभी एआई जबकि फाउंडेशनल स्टेज में है, जब एआई प्रिपरेटरी स्टेज में जाएगा, जब एआई डेवलपमेंट स्टेज में जाएगा, तब तो मनुष्य उसके सामने एग्जिस्ट भी नहीं करेगा कहीं पर। तो कोर्ट में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जगह देने की तैयारी चल रही है। और मुझे लगता है कि जिस दिन कोर्ट के स्तर पर एआई आ गया, उस दिन के बाद न्यायिक प्रक्रिया बहुत तेज हो जाएगी। बड़े बड़े मामले कुछ ही दिनों में सुलझ जाएंगे, उसको भी याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं, इस पॉइंट को जरूर याद रखिए। भारत के विधि आयोग ने अपनी 114वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालय की स्थापना का सुझाव दिया है, जिसमें आम नागरिकों को सस्ता और समुचित न्याय सुलभ हो सके। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 सामान्यतः विधि आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम न्यायालय की स्थापना से ग्रामीण लोगों को क्या मिलेगा? निर्बाध न्याय मिल सकता है। आजकल क्या हो रहा है कि आजकल पुलिस, जो न्याय की पहली सीढ़ी के रूप में स्थापित हुई थी, वह अन्याय का सबसे पहला सीढ़ी है। आम आदमी को न्याय मिलता ही नहीं है। पुलिस की स्थिति यह है समाज में कि लोग पुलिस के नाम से डरते हैं। आज भी कभी भी ऐसा मसला है कि पुलिस से मिलना है तो लोग चाहते हैं कि आपस में बैठ के सुलझा लिया जाए, वहां ना जाए। इस सब पर यह पूरा अंकुश लगा देगा, रोक देगा। आगे चलेंगे, ग्राम न्यायालय की विशेषताएं। ग्राम न्यायालय एक मोबाइल कोर्ट होगा, जिसमें फौजदारी और दीवानी दोनों शक्तियां लैस होंगी। मोबाइल कोर्ट क्या होता है कि जहां पर घटना हुई वहां जाके फैसला करेगा। इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि एरिया छोटा होगा, कवर कर सकते हैं। ग्राम न्यायालय फौजदारी मुकदमों में संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, मतलब मुकदमा को लंबा नहीं चलाएगा, शॉर्टकट में फैसला देने की कोशिश करेगा। अगला पॉइंट, ग्राम न्यायालय
प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी का अदालत होगा तथा इसके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे उसकी नियुक्ति राज्य सरकार उच्च न्यायालय की सहमति से करेगी। ग्राम न्यायालय की पीठ मध्यवर्ती पंचायत मुख्यालय पर स्थापित होगी, जो गांव में जाकर कार्य करेंगे और मामलों का निस्तारण करेंगे। इस सब को एक बार देख लेंगे। इसमें और कोई मुख्य बात हो तो उसको भी एक बार देख लिया जाएगा। एक अच्छी बात इसमें यह है कि जो भी अपील दाखिल होगी उसका सुनवाई 6 माह के अंदर में करने की बाध्यता रहेगी कोर्ट के पास। किसी भी मामले को 6 महीने से ऊपर लटका नहीं सकते हैं। ये एक अच्छी चीज है इसमें, जो याद रखने के लायक है। अब चलते हैं ग्राम न्यायालय के विषय में कि अभी तक का क्या रिपोर्ट है और आगे क्या होना है। उत्तर प्रदेश में 104 ग्राम न्यायालय सूचित है, अधिसूचित है, स्थापना किया जाना है। स्थापना हुआ कितना है? 2। एमपी में 89 है, स्थापना 89 का हो गया। अब देख लीजिए शिवराज सिंह चौहान की सरकार में क्या हो रहा है, तो ये भी देखने लायक है। राजस्थान में 45, कर्नाटक में 2, लेकिन स्थापना 0 की हुई है, पास है 2। ओडिशा में 16 में से 13 स्थापित हो गया। महाराष्ट्र में 23 में 23, झारखंड में 6 में से 0। ठीक है, 6 स्वीकृत है फिलहाल, 0 स्थापित है। गोवा में 2 में से 0, पंजाब में 2 में से 1, हरियाणा में 2 में से 2। फिलहाल ये कंडीशन है कि 291 का पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरुआत किया गया। एक बार स्थापित करके देखते हैं कि क्या परिणाम आता है। यदि इसका परिणाम पॉजिटिव आएगा फिर पूरे देश के हर गांव में ग्राम न्यायालय की बात की जाएगी। अभी हम एक तरह से संतोषजनक स्थिति में हैं। 291 में से 175 स्थापित हो गए हैं। थोड़े और प्रयास की आवश्यकता है। अब न्यायपालिका की अवमानना को याद रखिएगा। यदि कोई कोर्ट का अनादर करता है, कोर्ट की उपेक्षा करता है, उस स्थिति में कोर्ट के पास क्या पावर है, एक लाइन में याद रखना है। आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट को एक अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है और उस न्यायालय को यह पावर है कि ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करे उसको पनिशमेंट दे सकता है बुलाकर, बिना किसी कोर्ट केस के। जैसे कोई न्यायालय के खिलाफ कुछ बोलता है, न्यायालय पर प्रश्न खड़ा करता है बिना मतलब के, तो न्यायालय उस व्यक्ति को पर्सनल नोटिस भेजकर बुला सकती है, उसको दंड भी दे सकती है। यह पावर है। आगे चलेंगे। जिस प्रकार 129 में सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है, उसी प्रकार 215 के आर्टिकल में हाई कोर्ट के पास सेम पावर है। सीधा मतलब है कि कोर्ट की मर्यादा बनी रहे और बिना मतलब के असामाजिक और उदंड तत्व कोर्ट के विरुद्ध टिप्पणी ना करें, इसलिए ऐसी स्थिति निर्मित की गई है। आपको कॉपी में करना क्या है, कल के पॉइंट के बाद लिखना है बूस्टर फैक्ट, और बूस्टर फैक्ट में A to Z पॉइंट नोट कर लेना है, जो अभी मैं बता देता हूं एक बार, सबको लिख लेना है। A.K. गोपालन बना मद्रास राज्यवाद का संबंध स्वतंत्र भाषण पर रोक से है, जबकि रोमेश थापर बना मद्रास राज्य का संबंध निवारक अवरोध की प्रक्रिया से है। बेला बैनर्जीवाद का संबंध पश्चिम बंगाल भूमि विकास और नियोजन से है। इस तीनों को याद रख लेंगे। 3 वाद हैं, गोपालन बनाम मद्रास, थापर बनाम मद्रास और बेला बैनर्जी बनाम पश्चिम बंगाल। जो गोपालन वाला वाद है वह स्वतंत्र भाषण से जुड़ा हुआ है। रोमेश थापर का जो वाद है वो मद्रास राज्य के संबंध में निवारक अवरोध की प्रक्रिया से है, और जो बंगाल का वाद है वह भूमि विकास और नियोजन से है। वर्तमान में भारत के पास कुल उच्च न्यायालय की संख्या कितनी हो गई है? 24 से बढ़ के 25 हो गई है। इसको थोड़ा सा संशोधित कर देंगे वहां पर, अब एक बढ़ गया है, 25 है। दिल्ली एकमात्र ऐसा यूटी है जिसका अपना हाई कोर्ट है। बाकी किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के पास अपना हाई कोर्ट नहीं है। इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए, ये पूछा भी गया है कई बार। आगे चलते हैं। हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है, ये कल बताए भी थे। और यदि नंबर ऑफ जजेस के हिसाब से कोर्ट के विस्तार को देखें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। इसको ध्यान रखना है, यहां लिखा भी हुआ है वही पॉइंट। उच्च न्यायालय की स्थापना करने का अधिकार संसद के पास है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति का जो प्रावधान है
वो आर्टिकल 220 में है। जनरली 62 वर्ष की उम्र में हाई कोर्ट के जज और 65 वर्ष की उम्र में सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर्ड होते हैं। वो बताएंगे कि एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कल लिखवाए भी थे, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। बहुत आउट क्वेश्चन है ये, कौन बता सकते हैं? 50 बार पूछा गया क्वेश्चन है, कल टिक भी करवाए थे 2010 में, याद रखिएगा। पीआईएल की शुरुआत किसने की थी? पीआईएल, जनहित याचिका, कौन बता सकते हैं? कल लिखवाए थे भगवती, पीएन भगवती, ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। इस सबको याद रखना है। हाई कोर्ट में भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, इसको भी ध्यान रखना है। उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति मैक्सिमम 2 इयर्स के लिए होती है। 15वें संविधान संशोधन 63 के द्वारा हाईकोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। इस पॉइंट को निश्चित तौर पर याद रखना चाहिए, ठीक है? इस लाइन को देख लीजिएगा एक बार। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करेंगे। इन सबको एक बार देखते हुए चलना है। जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, मैं उसकी चर्चा एक बार जरूर करूंगा। कल बता दिए थे कि जो कोर्ट के वेतन वगैरह हैं वो संचित निधि से प्राप्त होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जब शुरू में आजादी के बाद कोर्ट की स्थापना हुई सुप्रीम कोर्ट की, तो जजों की संख्या 7+1 थी, 7 न्यायाधीश प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश, इसको ध्यान में रखना है। वर्तमान में कितना है? सुप्रीम कोर्ट में कितने जज और कितने मुख्य न्यायाधीश हैं अभी? वेरी गुड, उसको ध्यान रखिएगा। इसको थोड़ा सा अपडेट कर देंगे, ये डेटा 2 साल पीछे का है, इसमें अब ज्यादा हो गया है। केशवानंद भारती के मामले की सुनवाई हेतु सुप्रीम कोर्ट की अब तक की सबसे बड़ी पीठ गठित की गई थी, जिसमें जजों की संख्या 13 थी। बताए थे संविधान पीठ क्या होता है, कम से कम 5 जज होंगे, ज्यादा से ज्यादा की कोई सीमा नहीं है। तो केशवानंद भारती का मामला अब तक का वो सबसे बड़ा मामला है जिसमें नंबर ऑफ जजेस इन द बेंच क्या था? मैक्सिमम था, सबसे अधिक था। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है, एडहॉक पर नियुक्त किया जाता है, ठीक है? के बाद और इसको देख लीजिए, उच्चतम न्यायालय का परामर्श क्षेत्राधिकार का जो हिस्सा है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है, इसको ध्यान रखना है। संविधान की व्याख्या करने की अंतिम शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो ऐसे कंडीशन में भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वह उनका पद संभालेंगे। भारत में लोकहितवाद को आरंभ करने का श्रेय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पीएन भगवती को जाता है, जिसको पीआईएल कहा गया आगे चलकर, जनहित याचिका। पीएन भगवती का नाम कभी नहीं भूलना है, तथा न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर को भी, लेकिन भगवती का नाम याद रखिएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। और मोबाइल कोर्ट, चलता फिरता न्यायालय, किसने शुरू किया था? न्यायमूर्ति भगवती को माना जाता है। तो भगवती ने 2 बड़े कार्य किए, एक तो मोबाइल कोर्ट की अवधारणा लाई और दूसरा पीआईएल की अवधारणा लाई, जो एक क्रांतिकारी अवधारणा के रूप में जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन, भत्ते और पेंशन भारत सरकार की संचित निधि से दिए जाते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा पीठ बना वो गोलकनाथ केस में बना, जिसमें जजों की संख्या 11 थी। सबसे अधिक जजों की संख्या केशवानंद भारती में थी 13 और गोलकनाथ में 11। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम 10 वर्षों तक हाईकोर्ट में अधिवक्ता होना चाहिए। ये सब कल लिखवा दिए हैं, कॉपी देख लीजिएगा। अगला पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय को देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे किसी मामले को अन्यत्र भेजने का अधिकार है। मतलब किसी भी कोर्ट में कोई मामला चल रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट उसको किसी भी कोर्ट में भेज सकता है, यह उसके पास एक अधिकार है। सितंबर 2003 में सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय से
भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति बड़ी प्रतिष्ठित हुई थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। 2003। अब हम रिव्यू की कड़ी में हैं, प्रश्नोत्तर की कड़ी में हैं, और आप जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, कम ही क्वेश्चन है। इसमें 14 क्वेश्चंस हैं। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? आप लोग बताइए कौन सा सही नहीं है, पढ़कर बताइए। कौन सा उत्तर होगा इसका? ए नंबर, डी नंबर। पढ़ते हैं एक बार। गलत वाला पूछता है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय देश की सबसे बड़ी अदालत है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, यह भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालत की सुनवाई कर सकता है। अब ध्यान रखिएगा, कोर्ट मार्शल की सुनवाई नहीं कर सकता। भारत में कोर्ट मार्शल की सुनवाई केवल सेना की कोर्ट में होगी। तो डी गलत हो गया, डी ही हमारा उत्तर होगा। सेकंड को देख लीजिए, भारत में चालित न्यायालय किसका मानस पुत्र है? क्या होगा? न्यायमूर्ति भगवती का मानस पुत्र है। मानस पुत्र मतलब किसने बनाया है? मोबाइल कोर्ट। तो पीएन भगवती ने बनाया है, इसको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। ठीक है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी किस अधिनियम के माध्यम से? 1935 के माध्यम से हुई थी। वेरी गुड। आगे चलते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? और किसी का उत्तर है इसमें, पांचवें नंबर में? सबका डी ही है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, यही उत्तर ही होगा। सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है। देखिए, क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनरावलोकन के विषय में क्या शक्ति है, तो इसका संबंध है ही नहीं। राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, बिल्कुल गलत है। उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित प्रकरणों की समालोचना कर सकता है, ठीक नहीं है। किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, ये बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट कोई भी कानून पास करे कि कोर्ट को लगता है जुडिशियल रिव्यू में कि गलत है, तो गलत है, उसको रद्द कर देगा। इसका डी उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखिए, आ गया वो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हर परीक्षा में आ जाता है एक बार। छठा को देखिए, एक से अधिक के लिए है। महाराष्ट्र नहीं है, वो मुंबई है। आप लोग ठीक से नहीं देखे हैं तो दोबारा देखिए जाए। महाराष्ट्र था कि मुंबई था? कोर्ट कहां पर है? पटना हाई कोर्ट होता है, बिहार हाई कोर्ट नहीं होता है। इसका गुवाहाटी हो जाएगा। क्या होगा इसका? गुवाहाटी होगा। यदि मुंबई रहता तो हो जाता, लेकिन मुंबई नहीं है। गुवाहाटी होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? याद नहीं आ रहा हो तो एक बार यहां देख लीजिए, फिर से समझ में आ जाएगा। अभी अभी पढ़ा है, 2 मिनट हुआ है। लिस्ट ऑफ द हाई कोर्ट्स में हमने उसको पढ़ा था। इसको देखिए, इसमें आपको दिख जाएगा। गुवाहाटी को देखिए,
असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल सबका है गुवाहाटी। ठीक है। और मुंबई की आपने बात की तो ध्यान रखिए, यहां पर क्या है, बम्बई हाई कोर्ट। मुंबई, महाराष्ट्र कहीं नहीं मिलेगा। हाई कोर्ट का नाम सदैव राज्य मुख्यालय के नाम पर होता है, या उस मुख्यालय के नाम पर होता है जहां वो अवस्थित है। इसलिए इसका उत्तर गुवाहाटी होगा। आगे चलते हैं। छठा का सी होगा। ठीक है। सातवां का जवाब देंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता है कितनी? सैंक्शन स्ट्रेंथ कितना है? देखिए, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। अभी जितना है वही सैंक्शन स्ट्रेंथ है, 33+1, 33+1। याद रखिएगा, वो उत्तर होगा। ये पहले का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए पहले का डाटा है। आगे चलेंगे। सूची एक को दो से मिलान करना है। आठवां का उत्तर देंगे आप लोग, क्या होगा? देखिए, पहला है आर्टिकल 215। तो आर्टिकल 215 मतलब क्या है? रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख न्यायालय। 215 में क्या कहा गया है कि हाई कोर्ट क्या है? एक अभिलेख न्यायालय है। इसको ध्यान रखिएगा। तो ए का 4 हो जाएगा। 222 में क्या लिखा हुआ है? किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरण। पी का क्या होगा? 1 हो जाएगा। 226, हाई कोर्ट के पास क्या है? मूल अधिकार के रिगार्डिंग शक्ति है, तीसरा हो जाएगा। और 227, इसका 2 हो जाएगा। सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति, सुपरविजन ऑफ एवरी कोर्ट अंडर द हाई कोर्ट, कल लिखवा दिए थे कि हाई कोर्ट के पास अपने अधीन सभी न्यायालयों के सुपरविजन की शक्ति है। तो वो इसमें है, 227 में है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। 4132। 9 को देखिए। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद खाली होने पर कौन जगह लेगा? कौन ले सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। 10 को देखिए। 10 का तो सीधा उत्तर होगा। कौन बताएंगे? मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के प्रचलन के अनुसार सामान्यतः कितने वर्ष की आयु के बाद ही सर्वोच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो मैक्सिमम 65वें वर्ष तक काम कर सकता है। आपने किसी को देखा होगा जो 2 साल से ज्यादा जज रहा हो सुप्रीम कोर्ट में? नहीं रहता है। बनता ही है 63 साल में, 62 साल में, ऐसे 64 साल में, 64 साल 8 महीने में। तो कोई 4 महीने रहते हैं, कोई 1 साल रहते हैं। ऐसी स्थिति होती है। तो इसका मतलब 62 साल के बाद ही वहां कोई जज बन पाता है। ये ट्रेंड है भारत में। उत्तर होगा 62 साल। रह सकता है 65 साल तक। 11 को देखिए। 11। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप वही है जो भारत के राष्ट्रपति के लिए बिल्कुल है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए है, संविधान का शपथ लेते हैं, वही शपथ राष्ट्रपति भी लेते हैं। तो ये सही है। बी में है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आय आयकर से मुक्त होती है। बिल्कुल नहीं, इनकम टैक्स सबको देना पड़ता है। यदि कभी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की गणपूर्ति न हो तो तदर्थ के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तदर्थ का मतलब होता है एड हॉक। एड हॉक पर ये नहीं हो सकता। कोर्ट एड हॉक पर पूरा पूरा नहीं चलेगा। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को ही बुलाया जा सकता है। वो ही बुलाया जा सकता है, ये इसलिए गलत है। उनको तो बुला ही सकते हैं, हाईकोर्ट वाले को भी बुला सकते हैं। तो केवल ऐसे ही है। 12 को देखिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किन आधारों पर पद से हटाया जा सकता है? एक तो कदाचार है, और दूसरा क्या है? अक्षमता है। नहीं हो सकता है। संविधान का अतिक्रमण। तीनों में से क्या क्या हो सकता है? बताइए आप लोग। तीनों होगा, क्या क्या होगा?
ऑप्शन? इसमें केवल दो होगा, कदाचार और अक्षमता। एक और दो, संविधान का अतिक्रमण कभी नहीं होगा। आगे चलते हैं, 13 को देखा जाए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा गलत है? पहला, न्यायाधीश को हटाए जाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। गलत वाला पूछ रहा है, तो ये तो सही है। यदि सदन का अध्यक्ष या सभापति यह तय करता है कि प्रस्ताव स्वीकार किया जाए, जाने योग्य नहीं है, तो प्रस्ताव वहीं खत्म हो जाता है। बिल्कुल नहीं, प्रस्ताव को स्वीकार करने का पावर कैंडिडेट्स के वोटिंग पर डिपेंड करता है। बी गलत हो गया। तीसरा, यदि समिति न्यायाधीश को कदाचार या दोषी का शिकार पाती है, असमर्थ पाती है, तो मूल प्रस्ताव के साथ समिति की रिपोर्ट उसी सदन में पेश की जाती है जहां यह प्रस्ताव शुरू हुआ था। सब सही है बाकी, केवल ये गलत है, बी नंबर। नेक्स्ट, कथनों पर विचार करना है और आपको उसका जवाब देना है। दो कथन है। पहला है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के आचरण की जांच राष्ट्रपति के निवेदन पर सर्वोच्च न्यायालय ही करता है तथा न्यायालय की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। बाध्यकारी होती है कि हट गया, वो हट गया। न न्यायालय की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है और न राष्ट्रपति जो न्यायालय से पूछा है उसका जवाब देने के लिए न्यायालय बाध्य है। मन होगा तो देगा, राष्ट्रपति का मन होगा तो मानेंगे, इस तरह की बात है। अब तो पहला साफ गलत हो गया। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी कर सकता है। बिल्कुल, आर्टिकल 32 में 5 रिट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बर्मादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ठीक है, इस सब को जारी कर सकता है और प्रतिषेध को जारी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। जबकि उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य प्रयोजनों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। यह भी सही है 226 में। दूसरा, केवल दो सही है, एक गलत है। तो केवल दो सही है, बी ऑप्शन होगा इसका, इसको देख लीजिएगा। इसी शब्दों के साथ आज की कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। अगले कक्षा में राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को देखने का हम कार्य करेंगे और उसके साथ ही फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। संविधान में राज्य जैसे ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद 1 सप्ताह का दौर है, संविधान समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अन्य विषयों पर हम चर्चा करेंगे। संविधान और इतिहास यदि समाप्त हो जाता है तो जीएस की दुनिया में 50% चीजें खत्म हो जाती हैं। उसके बाद के खंड छोटे छोटे हैं, उसमें बहुत गहरा कंसेप्ट नहीं है, फ्लो में लर्निंग करते हुए आप उसको सीख सकते हैं। इस तरह के खंड हैं। सभी को शुभ रात्रि।